नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ की ये जो फॉर्म है, ओनली पीएफ विड्रॉ फॉर्म 19, ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C, मंथली पेंशन फॉर्म 10D, स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C, पीएफ एडवांस फॉर्म 31। तो आज की इस वीडियो में इन सभी फॉर्म के बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि कौन सा फॉर्म कब हमें अप्लाई करना पड़ता है, किस लिए काम आता है। अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं तो आप सभी को जो है इन फॉर्म के बारे में जरूर पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्म किस लिए काम आता है, कब अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आपको नहीं पता इन फॉर्म के बारे में तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जो है कंप्लीट जानकारी इन सभी फॉर्म के बारे में मिल जाएगी। वीडियो पूरी देखना, अच्छी तरह से समझना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं वन बाय वन इन सभी फॉर्म के बारे में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको जो है सारे फॉर्म दिख रहे होंगे। अब मैं आपको जो है वन बाय वन सभी फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ओनली पीएफ विड्रॉ फॉर्म 19, फॉर्म नंबर जो 19 है, इसके बारे में कि कब अप्लाई किया जाता है और इसका क्या बेनिफिट है। तो ये जो फॉर्म नंबर 19 है, जब हम किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, हमारा पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है, उसके बाद जब हम वो कंपनी छोड़ देते हैं, 2 महीने कंप्लीट हो जाते हैं वो कंपनी छोड़े हुए, यानी कि 2 महीने से हमारे पीएफ अकाउंट में पीएफ का पैसा कंट्रीब्यूशन जमा नहीं हो रहा और हमें जो है पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, यानी कि हमारी पीएफ की जो पासबुक रहती है उसमें ये जो दोनों अमाउंट है, कर्मचारी शेयर और ये जो अमाउंट है नियोक्ता शेयर, इस दोनों अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए ये जो दोनों अमाउंट है इसको अपने बैंक अकाउंट में लेने के लिए हमें जो है फॉर्म नंबर 19 अप्लाई करना पड़ता है। ये जो ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 है ये अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C के बारे में। अब ये जो पेंशन का जो पैसा है, पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है, पूरा पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको ओनली पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जब आप कंपनी छोड़ दे, 2 महीने कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए आपको फॉर्म नंबर 19 और फॉर्म नंबर 10C दोनों फॉर्म आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। पहले आपको फॉर्म नंबर 19 और जैसे ही फॉर्म नंबर 19 आप सबमिट कर दें उसके तुरंत बाद आपको जो है फॉर्म नंबर 10C अप्लाई करना है, जिससे कि आपका पूरा पीएफ का पैसा ये वाली अमाउंट और पेंशन का पैसा ये दोनों विड्रॉ हो जाए। इसको कहते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, फॉर्म 19 एंड 10C अप्लाई करना। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पेंशन का जो पैसा रहता है इसका एक अलग नियम है ईपीएफओ का। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है उसी टाइम ईपीएस अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है। तो इसका अलग नियम ये है कि अगर आपको पेंशन का पैसा विड्रॉ करना है तो आपको मिनिमम एक कंपनी में जो है 6 महीने काम करना पड़ेगा, यानी कि 180 दिन आपको काम करना पड़ेगा। अगर 6 महीने से कम किसी कंपनी में आपने काम किया और वो कंपनी आप छोड़ देते हो, 2 महीने हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप फॉर्म 10C अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से एरर मैसेज आ जाएगा कि लिखा रहेगा कि आपकी जो सर्विस है 6 महीने से कम है, लेस देन 6 मंथ, तो आप जो फॉर्म 10C अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको कंपनी में जहां पर भी आप काम कर रहे हो वहां पर मिनिमम आपको 6 महीने काम करना पड़ेगा। 6 महीने से कम काम करोगे तो आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 6 महीने सर्विस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि ईपीएफओ का एक नियम है, अगर आपकी 6 महीने से कम की सर्विस रहती है पेंशन के केस में तो आपकी सर्विस को ईपीएफओ 0 काउंट करता है, और 6 महीने से एक दिन भी ज़्यादा आप काम कर लेते हो तो फिर आपकी सर्विस को जो है 1 साल के बराबर काउंट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई 3 महीने इस कंपनी में काम कर लिया और 3 महीने इस कंपनी में काम कर लिया तो हो गए 6 महीने, नहीं, एक कंपनी में आपको मिनिमम 6 महीने काम करना पड़ेगा, 180 दिन काम करना पड़ेगा, तभी आप जो ये पेंशन का पैसा फॉर्म 10C ये वाला फॉर्म जो है अप्लाई करके विड्रॉ कर सकते हो। अब यहां पर भी मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जिससे कि ये जो मंथली पेंशन फॉर्म 10D है तीसरे नंबर पर, ये भी जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए पेंशन का जो पैसा रहता है ये अगर आपकी टोटल सर्विस एक कंपनी को मिलाकर या फिर मल्टीपल कंपनियों को मिलाकर, अगर आपकी टोटल सर्विस 9.5 साल से ज़्यादा की हो जाती है, यानी कि 10 साल की हो जाती है, 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, तब भी आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलता। यानी कि फॉर्म 10C आप तभी अप्लाई कर सकते हो
तब आपकी मिनिमम सर्विस 6 महीने की होनी चाहिए और मैक्सिमम सर्विस 9 साल 6 महीने से कम की होनी चाहिए। यानी कि फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो सर्विस है वो जो है 6 महीने से कम की नहीं होनी चाहिए और 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म 10C अप्लाई करके पूरा पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अब जो है मंथली पेंशन फॉर्म 10D ये किस लिए काम आता है? देखिए, अगर आपकी टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है तो ईपीएफओ उस सर्विस को 10 साल के बराबर मान लेता है। बाकी 11 साल 12 साल कितने साल भी आप काम करो, आपको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा, फॉर्म 10C आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपकी टोटल सर्विस 10 साल की हो जाती है, 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, एक कंपनी में आपने काम किया 7 महीने, दूसरे में काम किया आपने 3 साल, तीसरे में काम किया 4 साल, यानी कि अलग अलग कंपनियों की सर्विस भी मिलाकर अगर जो है आपकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा की हो जाती है तो फिर आपको जो है मंथली पेंशन के लिए, हर महीने पेंशन लेने के लिए आपको ये जो है फॉर्म 10D अप्लाई करना पड़ता है। फिर जब आप 58 साल के हो जाएंगे तब आपको EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत ईपीएफओ की तरफ से हर महीने पेंशन मिलेगी। अब EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत कितनी पेंशन मिलेगी ये डिपेंड करता है कि आपकी टोटल सर्विस कितने साल की है और कितने साल की थी और कितना कंट्रीब्यूशन आपका जमा हो रहा था आपके EPS अकाउंट में। बाकी ईपीएफओ कहता है कि EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत मिनिमम जो है 1000 रुपये पेंशन तो मिलती ही है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये जो मंथली पेंशन फॉर्म 10D किस लिए अप्लाई किया जाता है, ईपीएफओ से हर महीने पेंशन लेने के लिए। और यहाँ पर लिखा भी है मंथली पेंशन EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत आपको पेंशन मिलेगी, बट इसमें कंडीशन है कि आपकी जो सर्विस है 10 साल की होनी चाहिए, यानी कि 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर उससे कम सर्विस है तो फिर आप जो है फॉर्म 10C ये वाला फॉर्म अप्लाई करके पूरा पेंशन का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C के बारे में। देखिए, ईपीएफओ की जो स्कीम है EPS 95 पेंशन स्कीम, उसका नियम है कि अगर आपकी टोटल सर्विस 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की हो जाती है, यानी कि 10 साल की सर्विस हो जाती है, तो आप EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत हर महीने पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके लिए आपको फॉर्म 10D अप्लाई करना पड़ता है। इसमें ईपीएफओ कहता है कि आप चाहे एक कंपनी में लगातार इतने साल काम करो या फिर आप जो है मल्टीपल कंपनियों में काम करो, बट आपकी जो टोटल सर्विस है 9.5 साल यानी कि 9 साल 6 महीने से ज़्यादा की होनी चाहिए। अब अगर आप एक कंपनी में काम कर लेते हो लगातार 10 साल तक, तो आपको पता ही होगा कि लगातार कंपनी में काम करना रहता है। अब अलग अलग कंपनियों में काम करके आपकी सर्विस कैसे कैलकुलेट होगी 10 साल की, वो आप कैसे कर सकते हो। मान लीजिए आपने 1 साल किसी कंपनी में काम किया और वो कंपनी आपने छोड़ दी और 2 महीने हो गए कंप्लीट छोड़े हुए, उसके बाद आप अपना पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ कर लेते हो फॉर्म 19 अप्लाई करके, बट पेंशन का पैसा आप विड्रॉ नहीं करते फॉर्म 10C अप्लाई करके। उसकी जगह आप जो है स्कीम सर्टिफिकेट ले लेते हो फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करके, तो आपको ईपीएफओ की तरफ से एक सर्टिफिकेट दी जाती है 1 साल के सर्विस की। उसके बाद जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करेंगे, 3 साल आपने वहां पर काम किया और जब 3 साल आपने काम कर लिया तो वो कंपनी आपने छोड़ दी और छोड़ने के बाद आपने पीएफ का पैसा तो निकाल लिया, पेंशन का पैसा ना निकाल के उसकी जगह आप जो है स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई आपने कर दिया, तो उस कंपनी की भी 3 साल की आपने सर्विस ले ली, तो कितनी टोटल सर्विस होगी आपकी 4 साल की। फिर आपने कोई आगे जाके कोई कंपनी ज्वाइन करी, वहां पर आपने 4 साल काम किया, फिर आपने जो है वो कंपनी छोड़ दी और पीएफ का पैसा तो निकाल लिया, पेंशन का पैसा आपने नहीं निकाला, उसकी जगह स्कीम सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई कर दिया, तो 4 साल वो 4 साल ये 8 साल हो गए। इस तरह से आप जो है अलग अलग कंपनियों में काम करके आप जो है स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हो। और जब आपकी टोटल सर्विस 10 साल की हो जाती है अलग अलग कंपनियों में काम करके, तब भी आप जो है EPS 95 पेंशन स्कीम के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हो। तो इसी वजह से ये जो है स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C काम आता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप जब कंपनी छोड़ो, एक साल काम करके या फिर 8 महीने काम करके आप पेंशन का पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो। बाकी आप जो स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप ये स्कीम सर्टिफिकेट लेना चाहते हो या फिर नहीं लेना चाहते। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे लास्ट फॉर्म पीएफ एडवांस फॉर्म 31 के बारे में। इसका मतलब आपको पता ही होगा, इसका मतलब ये है कि ईपीएफओ ने फैसिलिटी दे रखी है कि जो आपका पीएफ अकाउंट है, आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करते करते अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपका जो पीएफ अकाउंट है उससे आप एडवांस में निकाल सकते हो। अलग अलग पारा के तहत
आपको पैसों की ज़रूरत है तो अपने पीएफ अकाउंट से आप विड्रॉ कर लो, आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। यानी कि आपका जो पीएफ अकाउंट है उससे आप एडवांस में निकाल सकते हो। और सबसे अच्छी खास बात, जो एडवांस में पीएफ का पैसा हम निकालते हैं वो वापस नहीं देना रहता, क्योंकि वो हमारा ही पीएफ का पैसा है। हम अपने अकाउंट से जो एडवांस में निकाल रहे हैं, थोड़ी सी अमाउंट निकाल रहे हैं, तो ईपीएफओ ने ये फैसिलिटी दे रखी है कि भाई अगर आपको कुछ इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपको घर बनाने के लिए, या फिर बीमार हो गए, या फिर शादी ब्याह के लिए अपने बच्चों की, तो आपका जो पीएफ अकाउंट है उससे आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। उसके लिए आपको पीएफ एडवांस फॉर्म 31 अप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने जो है आपको कंप्लीट जानकारी दे दी इन सभी फॉर्म के बारे में कि भाई कौन सा फॉर्म पीएफ विड्रॉ फॉर्म 19, पेंशन विड्रॉ फॉर्म 10C, मंथली पेंशन फॉर्म 10D और स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C, पीएफ एडवांस फॉर्म 31, कौन सा फॉर्म किस लिए काम आता है, कब अप्लाई करना पड़ता है। तो अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, और अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी जो मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो आगे भी पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।